हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू असाइन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। किसी केमिकल सब्सटेंस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम लोग एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं हम लोग SHE या NHE। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE या NHE को बोलते हैं। तो SHE या NHE के यूज से ही हम लोग किसी भी केमिकल सब्सटेंस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP मेजर करते हैं। तो SHE या NHE का कंस्ट्रक्शन क्या होता है? इसके लिए हम लोग एक कंटेनर में H+ आयन का सॉल्यूशन लेते हैं और इसका मोलर कंसंट्रेशन 1m लेते हैं। इसमें एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड इमर्ज करते हैं और इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस को हम लोग पास कराते हैं। इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का जो प्रेशर होता है, यह प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, दैट विल बी 1 एटमॉस्फेयर। अब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर जब हाइड्रोजन इसके ऊपर अलाउ करते हैं और ये H+ आयन के सॉल्यूशन में इमर्ज्ड है, जिसमें टेम्परेचर 298 केल्विन यूज करते हैं, टेम्परेचर इक्वल टू 298 केल्विन, और कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन हम लोग 1m यूज करते हैं। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर यूज करते हैं। इस इलेक्ट्रोड की खास बात यह है कि ये किसी एलिमेंट या किसी केमिकल सब्सटेंस के साथ में जब भी कनेक्ट किया जाएगा तो यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, यहाँ रिडक्शन भी हो सकता है। जब यहाँ ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें जो हाइड्रोजन गैस हम लोग अलाउ कर रहे हैं टू पास, ये हाइड्रोजन आपको ऑक्सीडाइज होकर H+ आयन में चेंज करेगा। ये हाइड्रोजन आयन ऑक्सीडाइज होकर H+ आयन बनाएगा और सॉल्यूशन में जाएगा। और जब ये रिडक्शन में जाएंगे तो यहाँ जो H+ आयन इस सॉल्यूशन में पहले से हैं, ये H+ आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 में कन्वर्ट करेंगे। तो ये दोनों में जा सकता है, या तो H2 ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होकर H+ आयन बनाएगा, या H+ रिड्यूस होगा और H2 में चेंज करेगा। ये डिपेंड करता है कि किस तरह के केमिकल सब्सटेंस या किस तरह के एलिमेंट के साथ में इसको कनेक्ट किया गया है, उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर रिडक्शन होगा या फिर यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। यही कारण है कि बहुत से केमिकल सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल जब हम लोग मेजर करते हैं इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के द्वारा, तो उसका नेगेटिव वैल्यू मिलता है, और बहुत से केमिकल सब्सटेंस का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। क्योंकि जब इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से किसी केमिकल सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो उसका नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग SHE का रिडक्शन पोटेंशियल जो एज्यूम करते हैं वह 0 एज्यूम करता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि SHE का या NHE का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग एज्यूम करते हैं वह 0 वोल्ट एज्यूम करता है। तो हम लोग यहाँ पर SHE का जो यूज करते हैं, यहाँ पर प्रेशर 1 बार यूज करते हैं या 1 एटमॉस्फेयर यूज करते हैं, और ये यदि ऑक्सीडाइज होता है तो H+ आयन के सॉल्यूशन में ये जाएंगे और H+ का कंसंट्रेशन 1m मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर 298 केल्विन मेंटेन करते हैं। और यदि ये एनोड की तरह एक्ट करता है तो हम लोग इसको लेफ्ट में बनाते हैं, और कैथोड की तरह एक्ट करता है तो इसको हम लोग राइट में बनाते हैं। अभी यहाँ ऑक्सीडेशन दिखा रहे हैं, मतलब ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, और मान लो कि कैथोड की तरह अब जो सब्सटेंस इसके साथ में कनेक्ट किए जाएंगे, जैसे मान लो हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं, इसके साथ कॉपर के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। अब कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ में कनेक्ट कर दिए, और यहाँ पर कॉपर आयन का जो कंसंट्रेशन होगा Cu2+ आयन का, यह कंसंट्रेशन हम लोग 1m ले लेंगे, स्टैंडर्ड मोलर कंसंट्रेशन, और टेम्परेचर जो मेंटेन करेंगे वो हमेशा स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी कि 298 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, जिस वोल्ट मीटर में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल को मेजर कर लेते हैं। जब हम लोग एनोड के रूप में ये एक्ट करेगा तो कैथोड के रूप में यहाँ कॉपर है, तो कॉपर का क्या होगा? रिडक्शन होगा। कॉपर पे कंसंट्रेशन कितने है? 1m है, और ये कॉपर सॉलिड में चेंज करेगा। तो जब हम लोग इसका E0 सेल फाइंड करेंगे तो E0 सेल यहाँ वोल्टेज जो स्टैंडर्ड वोल्टेज दिखेगा, इसका ये नोट कर लेते हैं। E0 सेल आपको मिला 0.34 वोल्ट,
जब इस तरह का स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन होगा, 1m कंसंट्रेशन ऑफ क्यूप्रिक आयन, 1m कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और टेम्परेचर 298 केल्विन एंड प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 बार प्रेशर, इस तरह के सारे स्टैंडर्ड कंडीशन जब यहाँ मेंटेन किए जाएंगे तो जो वोल्टेज यहाँ पर दिखेगा इनिशियल वोल्टेज वह दिखेगा 0.34 वोल्ट। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। अब आप ये जानते हैं कि ई नॉट सेल जो निकालते हैं यह ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल के बराबर होता है। ई नॉट आर में राइट में रिडक्शन जिसका हो रहा है वो कॉपर है, तो कॉपर वाले का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर हम लोग पुटअप करेंगे। तो Cu2 प्लस रिड्यूस होने के बाद कॉपर में चेंज करते हैं। और लेफ्ट में आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, SHE है, तो यहाँ पर ई नॉट ऑफ SHE हम लोग पुटअप करेंगे। ई नॉट ऑफ SHE जो है वो 0 लिया जाता है और ई नॉट सेल जो हम लोग मेजर किए हैं यह 0.34 वोल्ट मेजर किए हैं। ई नॉट SHE का हम लोग 0 लेते हैं क्योंकि ये एज्यूम किया जाता है, तो आपको SHE जब भी यूज करेंगे तो SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग 0 ही लेना है। SHE का ये एज्यूम्ड वैल्यू है 0, जो हमेशा हम यूज करेंगे SHE के लिए। तो ये वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 आप जब भी माइनस कीजिएगा किसी में 0 ऐड कीजिएगा तो उतना ही रह जाएगा। आपको यहाँ पर 0.3 वोल्ट जो है 0.34 वोल्ट ई नॉट Cu2 प्लस टू Cu का मेजर हो गया, जो पॉजिटिव में आ जा रहा है 0.34 वोल्ट। तो कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो हम लोग यहाँ पर मेजर किए हैं ये आपको प्लस 0.34 वोल्ट आता है, क्योंकि यहाँ पर SHE एनोड की तरह किया, SHE पे ऑक्सीडेशन हुआ, जब कॉपर के साथ में इसको कनेक्ट किया गया तो SHE पे ऑक्सीडेशन होने लग गया, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गए और क्यूप्रिक आयन रिड्यूस होने लग गए। इसलिए हम लोग क्यूप्रिक आयन वाले को राइट हाफ सेल और SHE को हम लोग लेफ्ट हाफ सेल बना लेते हैं और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको नोट कर लेते हैं। और इस पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करके जो फॉर्मूला आपके पास है ई नॉट सेल फाइंड करने के लिए, ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल, अब यहाँ पर आर में राइट वाला कॉपर को पुटअप करेंगे और एल में SHE को पुटअप करेंगे। SHE का स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 रख देंगे तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा ये फाइंड हो जाता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, प्लस 0.34 वोल्ट के बराबर आता है। यदि SHE एनोड की तरह एक्ट करता है, कई केमिकल सब्सटेंस के साथ ये एनोड की तरह एक्ट करता है, तो दूसरे इलेक्ट्रोड जो इससे कनेक्टेड होते हैं उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल मेजर होगा ये पॉजिटिव में आएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि SHE यहाँ पर एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है और इसके साथ जब दूसरे इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं तो जो वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है। तो जब भी कभी आप SHE को किसी इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे और वो एनोड की तरह एक्ट करता है तो समझिए आपको दूसरा इलेक्ट्रोड जो इससे कनेक्टेड है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि SRP का जो वैल्यू होगा ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। ये हम लोग हमेशा याद रखेंगे। जब SHE कैथोड की तरह एक्ट करेगा, इफ SHE एक्ट एज कैथोड, यदि SHE एक्ट करता है एज कैथोड तो ई नॉट आर जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि राइट में आप कैथोड का यूज करते हैं। तो ई नॉट आर क्या होगा, दैट इज 0। तो ई नॉट सेल जो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे ये ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल यूज करते हैं। तो यहाँ पर ई नॉट सेल का जो वैल्यू आपको मेजर होगा वो रख देंगे और ई नॉट आर का वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 माइनस ई नॉट एल। तो आपको ई नॉट एल का वैल्यू जो आएगा ये माइनस ऑफ ई नॉट सेल के बराबर हो जाएगा। तो जितना रिडक्शन पोटेंशियल आपको यहाँ पर आएगा जब भी SHE कैथोड की तरह एक्ट करेगा तो इलेक्ट्रोड जो एनोड की तरह एक्ट करते हैं उसका रिडक्शन पोटेंशियल जब आप फाइंड करेंगे तो ये नेगेटिव में आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के द्वारा आप समझाते हैं, सपोज कि यहाँ पर हमने SHE का यूज किया और ये SHE आपको कैथोड के रूप में यूज हो रहा है, ये कैथोड है और इसके साथ में हमने कनेक्ट कर दिया जिंक को और जिंक को यहाँ प्लेस करते हैं जिंक आयन के सॉल्यूशन में, जिसका कंसंट्रेशन हम लोग कितना लेंगे 1 है और यहाँ SHE पर भी प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना लेंगे, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर और यहाँ टेम्परेचर जो यूज करेंगे वो कितना यूज करेंगे 298 केल्विन और जो कंसंट्रेशन H प्लस आयन का SHE में यूज करते हैं वो कितना यूज करेंगे 1m। अभी जो वोल्टेज यहाँ आपको दिखेगा जब जिंक का यूज करेंगे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिसका मोलर कंसंट्रेशन 1m है, तो आपको जो वोल्टेज यहाँ पर दिखेगा यह वोल्टेज होगा 0.76 वोल्ट। तो हम लोग यहाँ पर ई नॉट सेल का वैल्यू 0.76 वोल्ट
जो मेजर हुआ इनिशियल वोल्टेज उसको नोट कर लेते हैं। अब फॉर्मूला जानते हैं ई नॉट सेल निकालने का क्या होता है, ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल, क्योंकि राइट में एस एच ई है जो कैथोड के तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो आपको राइट वाले का रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग कितना लेंगे, दैट इज 0 लेंगे। और लेफ्ट में आपको जिंक यूज किए हैं, तो ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस वर्टिकल लाइन जिंक, मतलब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल हमें निकालना है। ई नॉट सेल मेजर हो चुका है 0.76 वोल्ट, तो आपको ई नॉट वैल्यू ऑफ जिंक कितना होगा, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, यह आ गया -0.76 वोल्ट। यानी कि जब भी कभी SHE एनोड की तरह एक्ट करेगा तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और जब SHE कैथोड की तरह एक्ट करेगा, जब राइट में आप इसको रखिएगा कैथोड की तरह एक्ट करेगा, इट मीन्स जब इसके ऊपर रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, जब यहाँ पर H प्लस आयन रिड्यूस होंगे और रिड्यूस होकर ये H2 में कन्वर्ट करेंगे, तो दूसरा इलेक्ट्रोड जो इससे कनेक्टेड होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। यानी कि जब कभी आपको SHE पे रिडक्शन हो तो रिडक्शन वाले को हम लोग कैथोड कहते हैं, तो इसको हम लोग कैथोड एज्यूम करेंगे, और दूसरा इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन होगा उसको हम लोग एनोड एज्यूम करेंगे। तो एनोड और कैथोड इस तरह से बना के आप ई नॉट सेल का जो फॉर्मूला है ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल, राइट में आप कैथोड को पुटअप करते हैं और लेफ्ट में एनोड को पुटअप करते हैं, तो कैथोड के रूप में SHE एक्ट कर रहा है, तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल राइट वाले का 0 पुटअप कर देंगे, और एनोड के रूप में जिंक यूज कर रहे हैं, तो आपको Zn2 प्लस टू जिंक जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो आपको ई नॉट सेल जब यहाँ मेजर हो जाएगा, वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्ट मीटर में दिखेगा 0.76 वोल्ट, हम लोग ई नॉट सेल के स्थान पे इसको रख देंगे, तो ई नॉट जो दूसरा इलेक्ट्रोड है जो एनोड के तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो मेजर हो गया -0.76 वोल्ट। तो जब कभी SHE एनोड की तरह एक्ट करे तो दूसरे इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल जो कैथोड की तरह एक्ट करेगा उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और जब कभी SHE कैथोड की तरह एक्ट करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रोड जो एनोड की तरह एक्ट करता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। कारण ये है कि हम SHE का रिडक्शन पोटेंशियल को 0 एज्यूम करते हैं, और 0 से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल जब मेजर होता है तो पॉजिटिव में आता है, और 0 से कम रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होता है वो नेगेटिव में आता है। तो याद ये रखना है कि SHE एनोड और कैथोड दोनों की तरह एक्ट करता है। हम लोग डिपेंड करता है कि जब SHE से कनेक्ट करते हैं तो उस मेटल पे ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है। यदि SHE से कनेक्टेड वाले जो सब्सटेंस हैं उस पर ऑक्सीडेशन होता है तो हम लोग ऑक्सीडेशन वाले को एनोड बना देते हैं और SHE को कैथोड बना देते हैं। और यदि SHE से किसी इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करें और उस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होने लग जाए तो SHE पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि रिडक्शन वाले को हम लोग कैथोड बना लेंगे और SHE को एनोड बना लेंगे, और इस तरह से हम लोग ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल वाले फॉर्मूला से हम लोग किसी भी एलिमेंट का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसको फाइंड कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, जिसको हम लोग ई नॉट Mn प्लस एक्वस जो भी कंसंट्रेशन होगा और M सॉलिड के रूप में लिखते हैं, इसका जो वैल्यू होता है उसको हम लोग वोल्ट में नोट करते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के साइन को बदल दिया जाए तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड हो जाता है। यानी कि जब हम लोग यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल नोट किए हुए हैं और इसका साइन यदि बदल देंगे, वैल्यू सेम रखना है, साइन सिर्फ बदल देंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इट मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम लोग केमिकल सब्सटेंस को अरेंज करते हैं तो हम लोगों को एक टेबल बन जाता है। उस टेबल को, उस टेबलर फॉर्म को, जिसमें एलिमेंट का अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाता है, हम लोग उस टेबलर फॉर्म को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो ये बहुत ही काम का टेबल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये अरेंजमेंट
of chemical substance in the increasing order of standard reduction potential is called what? इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग इसको बोलते हैं। जब हम लोग एलिमेंट को, डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज करते हैं, हम लोग उस टेबल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है इसका? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या एप्लीकेशन है? अब जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर में आपको लिथियम दिखेगा। लिथियम जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, Li में चेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो इसका वैल्यू होता है -3.05 और सबसे नीचे में आपको फ्लोरीन मिलेगा। फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये माइनस में चेंज करेंगे और इसका ई नॉट का वैल्यू जो मिलता है ये +2.87 वोल्ट। तो फ्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है और लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होता है और ये सबसे कम होता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में ये बहुत सारे एलिमेंट को आप अरेंज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक टेबल बन जाएगा, एक टेबुलर फॉर्म बन जाएगा। आपके बुक में ये टेबल दिया हुआ है मेजर करके डिफरेंट एलिमेंट का, आप इसी का यूज करते हैं, उस टेबल का ही यूज करते हैं। तो इसका यूज क्या करना है? तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहला यूज तो ये है कि जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, समझिए उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होता है। आप जब कंपैरिजन करते हैं दो एलिमेंट का, यदि दो केमिकल सब्सटेंस दे दिया जाए और कहा जाए कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, तो इसके सिलेक्शन में हमें हेल्प मिलता है। जब हम लोगों को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता रहता है तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है मतलब उसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी कम है। जिसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी कम है मतलब वो ऑक्सीडाइज होगा, और जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो खुद इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके दूसरे को रिड्यूस करेगा, यानी कि वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह करेगा। तो जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होते हैं उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होता है। हम लोग पहला तो ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब रिड्यूसिंग पावर की बात करेंगे तो रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपको इसका रिड्यूसिंग पावर जो होगा ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जब बातें होगी तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसके रिडक्शन पोटेंशियल कम होते हैं उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब खुद के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा हो, और खुद का ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज्यादा है मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और दूसरे को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो जो खुद अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरे को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा, मतलब उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होते हैं उसका रिड्यूस करने का पावर ज्यादा होता है। हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। यानी कि फ्लोरीन का देखिए आपको रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई है तो फ्लोरीन का रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगा और लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। इस टेबल में आपको लिथियम सबसे ऊपर मिलेगा और सबसे लोअर वैल्यू इसका मिलेगा। लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लोअर है। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लोअर है वो आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। तो लिथियम सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं कि लिथियम हैज लोएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो इट एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। कहां पर? इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लोअर होता है।
और इसलिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ये होते हैं इन द सॉल्यूशन। इसी तरह से दूसरा हम लोग सिलेक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जब बात करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लॉस कराता है। दूसरे के इलेक्ट्रॉन को वही लॉस करेगा जो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब जिसके रिडक्शन पोटेंशियल का मान सबसे ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि फ्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। और इसलिए फ्लोरीन एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? बिकॉज ऑफ हाईएस्ट SRP, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड कंडीशन इसका होता है फ्लोरीन का। और इसलिए फ्लोरीन का SRP सबसे ज्यादा होने के कारण हम फ्लोरीन को स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में मानते हैं। और लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है, इसलिए लिथियम को हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ एनोड एंड कैथोड। यदि आपको दो इलेक्ट्रोड दे दिया जाए और पूछा जाए कि आप किसको एनोड और किसको कैथोड बनाएंगे, which electrode will act as anode and which will act as cathode, तो आप क्या करेंगे? आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कितना है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना है। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होगा वो ऑक्सीडेशन में जाएगा और जो ऑक्सीडेशन में जाएगा वो एनोड बन जाएगा। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि SRP ज्यादा होगा वो रिडक्शन में जाएगा, जो रिडक्शन में जाएगा वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि एनोड के रूप में वही यूज होगा विच हैज लोअर SRP, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, जिसका SRP कम होगा, जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होंगे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जो ऑक्सीडेशन हो जाएगा वो एनोड की तरह एक्ट करेगा। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा। इट हैज हायर वैल्यू ऑफ SRP। जिसका SRP ज्यादा होगा वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा, जिसका SRP कम होगा वो एनोड की तरह एक्ट करेगा। तो इससे हमें ये समझने में हेल्प मिलता है कि कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में यूज किया जा सकता है और कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड के रूप में यूज किया जा सकता है। जैसे आपको जिंक भी दे दिया जाए और कॉपर भी दे दिया जाए और दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे दिया जाए, तो आप आसानी से बता सकते हैं हम किसको एनोड बनाएंगे और किसको कैथोड बनाएंगे। जैसे आपके ऊपरी आयन का रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस 0.34 वोल्ट और जिंक का है -0.76 वोल्ट। आपको जिंक में और कॉपर में यदि पूछा जाए कि कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड होगा और कौन सा कैथोड होगा, तो जिसका वैल्यू कम है वो एनोड हो जाएगा, जिसका वैल्यू ज्यादा है वो कैथोड हो जाएगा। तो जिंक को हम लोग क्या बनाएंगे? एनोड, और कॉपर को क्या बनाएंगे? कैथोड। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका SRP ज्यादा होगा उसको कैथोड बनाएंगे, और जिसका SRP कम होगा उसको हम लोग एनोड बनाएंगे, क्योंकि एनोड वही कहलाएगा जहां ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन वही होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, और रिडक्शन वही होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाले को कैथोड और लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाले को हम लोग एनोड के रूप में सिलेक्ट करते हैं। अब एक सवाल पूछा जाता है कि कौन सा मेटल किस मेटल को उनके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा। Which metal will displace which metal from their salt? जैसे आपको यहाँ तीसरा जो इसका एप्लीकेशन है
कि which metal displace which another metal from salt। जैसे जिंक को यदि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लोग इमर्ज करते हैं तो जिंक सल्फेट बन जाता है सॉल्यूशन में और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में यदि जिंक स्ट्राइप को डुबा दें, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसमें एक जिंक स्ट्राइप को हम लोग डुबा देते हैं, तो फिर यहाँ क्या होता है, जिंक धीरे धीरे इसमें डिजॉल्व हो जाता है और कॉपर इस पर जाकर डिपॉजिट कर जाता है। तो कॉपर आपको डिपॉजिटेड हो जाता है और जिंक जो है ये ऑक्सीडाइज होकर Zn2+ आयन बन जाते हैं और ये सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। E0 वैल्यू जिंक का -0.76 वोल्ट और E0 वैल्यू कॉपर का +0.34 है। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लोअर है। जब किसी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होगा तो ऑक्सीडेशन में जाएगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है रिड्यूस हो जाएगा। तो क्यूप्रिक आयन को जिंक क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो जिंक ऑक्सीडाइज होता है और ये ऑक्सीडाइज होकर अपना जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, जिंक से जो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा यह इस क्यूप्रिक आयन को मिलेगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट में यहाँ क्यूप्रिक आयन प्रेजेंट है और ये क्यूप्रिक आयन इसके लॉस किए हुए इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन गेन करके ये सेपरेट हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे और सेपरेट हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। तो जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो हमेशा अपनी से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाले को फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन डिस्प्लेस करेगा। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, कॉपर सल्फेट में क्यूप्रिक आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसलिए जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन इसी के बदले यदि जिंक सल्फेट ले लें एक्वस सॉल्यूशन और इसमें कॉपर को प्लेस कर दें तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉपर ऑलरेडी रिड्यूस्ड फेज में है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। जिसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो अपने को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा और जब तक ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा तब तक ये जिंक आयन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करेगा और जब तक ये जिंक आयन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करेगा तब तक यहाँ पर केमिकल रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। तो केमिकल रिएक्शन फिजिबल होने के लिए जब कोई सॉल्ट का सॉल्यूशन हो और उसमें कोई मेटल को हम इमर्ज कर दें तो ये केमिकल रिएक्शन फिजिबल तभी होगा जो मेटल इलेक्ट्रोड को हम लोग इमर्ज कर रहे हैं उस सॉल्यूशन में, उस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए और जो दूसरा जिस मेटल आयन का सॉल्यूशन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन फिजिबल होंगे और तभी वो मेटल जिसको आप इमर्ज कर रहे हैं सॉल्यूशन में वह मेटल आयन को डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसके साथ ही हम लोग आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट करेंगे। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो भी आप तक उपलब्ध हो पाएंगे। थैंक यू सो मच।